असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 18। क्वेश्चन नंबर है 1। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नज़र मिलाने से। क्वेश्चन नंबर 2 है शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है, तो उपयोगितावादी होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट है। शिक्षक छात्र संप्रेषक प्रायः उपयोगितावादी होता है। जहां शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संप्रेषण करता है कि बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख जाएं, वहीं बालक इस अर्थ में संप्रेषण में प्रतिभाग करता है कि विषय वस्तु की समझ आसानी से हो जाए। उपयोगितावाद इस सिद्धांत पर आधारित है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा में संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियाँ, कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अशाब्दिक रूप से समझा जाता है। तो ये कक्षा की जो संप्रेषण के संदर्भ में मनोवृत्तियाँ, कार्यों एवं प्रकरण को अशाब्दिक रूप में समझा जाता है, जहाँ अशाब्दिक संचार से तात्पर्य विचारों एवं भावनाओं को बिना शब्द के अभिव्यक्त करना। उतार, जैसे आवाज़ का उतार या चढ़ाव हो, शारीरिक मुद्रा या मुख मुद्रा या स्पर्शवाणी संकेत आदि, ये सब अशाब्दिक ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से आईपी एड्रेस की पहचान कीजिए। तो ये आईपी एड्रेस होगा सी ऑप्शन, यानी 202 फिर .50 फिर .20 फिर .148। तो 202.50.20.148 यही है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस में हमेशा 4 नंबर के ब्लॉक होते हैं जो पीरियड के द्वारा अलग अलग होते हैं। तो ये जो होते हैं इसको पीरियड बोलते हैं। 202 पीरियड 50 पीरियड 20 पीरियड 148। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? तो 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ROM यानी रोम के द्वारा। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा है तो मेमोरी जो होता है वो रोम द्वारा लोड किया जाता है। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। BIOS इसी में रोम के द्वारा लोड किया जाता है। BIOS में ही जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप होता है, इसी को डिस्क फेल होने से बचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कंप्यूटर को चालू करते समय स्वपरीक्षण निर्देश देना। रोम जो होता है रैड ओनली मेमोरी या कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाला मेमोरी के माध्यम होता है। जो रोम होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पी रोम, दूसरा होता है EP रोम और तीसरा होता है EEP रोम। फिर इसके बाद यहाँ पे EEP रोम होता है, ये EEP रोम। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रथम ब्रेव ब्राउज़र है। 6 का राइट ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सा फाइल प्रकार का छाया बिंदु रेखा नहीं होता है? 7 का डी, GUI। क्वेश्चन नंबर 8 है FTP इस संक्षिप्त रूप से क्या भाव है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा फाइल हस्तांतरण प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 9 है कथन क्या कह रहा है? क्रिस छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। क्रिस छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो उपयुक्त वक्तव्यों में से निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा A और R दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। होता क्या है कि इसमें कि जो पिंड है इसे दूरबीन से देख पाना प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है, क्योंकि अत्यधिक उच्च घनत्व होने के कारण इसका प्रबल गुरुत्वीय क्षेत्र किसी भी प्रकार के विकिरण यहाँ तक कि प्रकाश की किरणों को भी निकलने नहीं देता। अंतरिक्ष दूरबीनों द्वारा ब्लैक होल की उपस्थिति का पता उसके आसपास के पिंडों, तारों एवं गैसों के व्यवहार के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है। ऊपर में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? केवल 2 और 3, यानी लोहित और सुबनसिर। तो लोहित सुबनसिर नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, जबकि बराक नदी जो है
वो मणिपुर के पहाड़ी से ही निकल के मणिपुर, मिजोरम, असम में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये निकलती कहाँ से है? मणिपुर के पहाड़ी से, और फिर कहाँ से होती हुई जाती है? मणिपुर, फिर मिजोरम, और इसके बाद असम, और फिर बांग्लादेश में चली जाती है। मणिपुर, मिजोरम, असम से होकर के बांग्लादेश में चली जाती है। मणिपुर पहाड़ी से निकली है बराक नदी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों कौन कौन है? तो ये 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1 और 2, नर्मदा, ताप्ती। तो भारत में पश्चिम दिशा में 3 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, नर्मदा, ताप्ती और एक है माही। जबकि राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। राप्ती सहायक किसकी है? ये घाघरा की सहायक है। और बहती कहाँ है? ये उत्तर पश्चिम से जो है ये बहती है दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर बहती है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो 12 का ए है 8,850 मीटर SL। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिक डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? तो 13 का डी, अर्निस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प तथ्य सही नहीं है? तो 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है चौरी चौरा शताब्दी समारोह। तो इसमें कौन सा सही नहीं है उसको चुनना है। पहला है, 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है, ये सही है। इस समारोह के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ये भी सही है। और इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया गया है, यही ऑप्शन गलत है यहाँ पर। तो इसका ये वाला ऑप्शन सी गलत। चौरी चौरा शताब्दी वर्ष महोत्सव पर जारी किए गए लोगों पर लिखा है स्वराष्ट्र रक्षित, ये सही है, यानी ऑप्शन सी इसमें गलत है। तो इस हिसाब से ए, बी और डी सही है। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2002 में हुआ था। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ। इसका उद्देश्य था जैव विविधता को संरक्षित करना, और वर्ष 2003 में ही राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021 के लिए चुना गया है? तो 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी जी को चुना गया है। ये 23 जनवरी 2021 को सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की थी। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाएगा। एक व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया, जबकि संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी SEEDS को दिया गया। ये पुरस्कार कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 2 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी में? एक व्यक्तिगत और एक संस्थागत। संस्थागत किसे दिया गया है? सीडीएस को, जिसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को। और व्यक्तिगत में किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसी एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है? तो 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार के नियम 1935 के अंतर्गत किया गया है। इसके प्रमुख न्यायाधीश जो थे सर मॉरिस गिवेयर थे। सर मॉरिस गिवेयर थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गिवेयर ही थे। उपयोग दिए गए विकल्प में जो है 1935 नहीं है, तो इसीलिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध के अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 18 का राइट ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। संविधान के अनुच्छेद 117 1, 2, 3 में वित्त विधेयक के संबंधित ही उपबंध किए गए हैं, जबकि 119 में अगर देखें तो संसद के वित्तीय कार्य संबंधित विधि द्वारा विनिमय क्या है वो दिए गए हैं। 121 में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किसी आचरण के संबंध में चर्चा का बात है। 123 में जो है यहाँ पे विश्रांति काल में अध्यादेश स्थापित करने की राष्ट्रपति का शक्ति है, यानी अध्यादेश है
और 119 क्या है, तो इसमें संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। तो 117 है वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है। 19 का राइट ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। तो ये अनुच्छेद एक उल्लेख करता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया इज भारत जो यूनियन ऑफ स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो जी ऑस्टिन ने कहा है। भारतीय संविधान की प्रकृति को संगठनात्मक या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में तो मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते, कुछ इसे एकात्मक कहते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि इसी बात को अगर देखें केसी ह्यूयर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। केसी ह्यूयर इसे अर्धसंघीय मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी भास्कर। यद्यपि भारत में बीजगणित का ज्ञान काफ़ी पहले ही विकसित हो चुका था, तथापि आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने भी कतिपय बीजगणित के सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ जो थे भास्कर सेकंड या भास्कराचार्य जिन्हें कहते हैं, बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। इनका एक पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि और 4 भागों में ये है, जैसे लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय, गोलाध्याय में ये विभाजित है। लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। तो निम्नलिखित में अगर देखा जाए बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इसके बीजगणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से अगर देखा जाएगा तो आएंगे भास्कराचार्य। इनकी पुस्तक का नाम सिद्धांत शिरोमणि। भाग इसके 4 विभाजित हैं, एक लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये 22 की ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बृहदेश्वर मंदिर में। ये कर्नाटक का है। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के 100 मंदिर जो राजेश्वर या बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता है, राजराज प्रथम की हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा यह लंबा मंदिर दुर्ग का है। इसका विशाल प्रांगण भी देखिए 500 गुणे 250 के आकार का है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर द्वारपालों की मूर्तियां बनी है। मंदिर के बड़े भाग में नंदी की एक मूर्ति है। और ये तमिलनाडु में, हमने कर्नाटक बोल दिया, ये है कहाँ, तमिलनाडु में है मंदिर। ये तमिलनाडु में है। नंदी की भारी भरकम मूर्ति कहाँ है, बृहदेश्वर मंदिर, जो किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1843 के एक्ट 4 ने किस बात को गैर कानूनी, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया है। तो 1843 का जो एक्ट 5 है उसने डी ऑप्शन यानी दास प्रथा को क्या कर दिया है, गैर कानूनी बना दिया है, एक्ट 5। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है। तो 24 का राइट ऑप्शन डी, दांडी मार्च। तो इसका जो घटना है, जैसे चंपारण आंदोलन अगर देखें तो 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन अगर देखें तो ये 1920-21 का मानते हैं इसको, 1920-21 का। और अगर दांडी मार्च देखें तो 1930 का है ये। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। तो चंपारण 1917, असहयोग 1920-21, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगर एक्ट वाला देखें तो लॉर्ड एलनबरो के ही काल में 1843 का एक्ट 5 जो गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। इसे 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई थी जिसे दासता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया। और 1843 में समस्त भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया, जिससे कोई मालिक कोई प्रतिकार दिए बिना दासों को स्वतंत्र कर सके। क्वेश्चन नंबर 25 है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ए क्या नाम है,
देवबंद से भी संबंधित माने जाते हैं। इन्होंने ही अल नदवाह का प्रकाशन किया है। अल नदवाह का प्रकाशन किया है और वर्ष 1940 से 46 तक कांग्रेस की ये अध्यक्ष भी थे। 1940 से कब तक? 46 तक। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 26 का राइट ऑप्शन डी है। एम जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं, जैसे मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, एम के गांधी चंपारण आंदोलन और एस सी बोस फारवर्ड आंदोलन। तो जो ये खिलाफत आंदोलन है ये शौकत अली बंधु थे, शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी थे। लेकिन खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अगर देखा जाए तो अली बंधुओं को ही है, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली शामिल हैं। जबकि जिन्ना खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना किया और इस आंदोलन से दूर थे। ये खिलाफ थे महात्मा गांधी जब इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के पहले हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का शुभारंभ 2020 में कहाँ किया गया? तो 27 का राइट ऑप्शन ए है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में किया गया, यानी ऑप्शन 27 का ए। ये मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर 2020 को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भारत के पहले हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी का शुभारंभ किया। और इस सेवा का जो संचालन कर रही कंपनी जयपुर की है, स्काई वाइल्ड टूज। क्वेश्चन नंबर 28 है, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ कब हुआ? तो 28 का बी, यानी 1994 में। प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने, सामाजिक लिंग भेद की दर को कम करने तथा बच्चों को व्यवहारिक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद के प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ 1994 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड एंड कॉरिडोर न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया? तो 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नरेंद्र मोदी, यानी पीएम मोदी ने किया है। तो इसको अगर देखें तो 29 दिसंबर 2020 को पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया था, न्यू खुर्जा सेक्शन का। और उन्होंने ही EDFC के प्रयागराज स्थित संचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया था। और अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, फरवरी 2021 में किस देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के बल्लेबाज कौन है, पहले बल्लेबाज? तो डी है तमीम इकबाल। फरवरी 2021 में किसी देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के बल्लेबाज? तो फरवरी 2021 में बांग्लादेश के ओपनर है ये तमीम इकबाल, बांग्लादेश क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं ये। इसमें इसके अलावा हुआ एक भी ये भी है कि किसी एक देश के लिए तीनों फॉर्मेट में वे विश्व के एकमात्र बल्लेबाज भी बन गए हैं। तमीम इकबाल एक बांग्लादेशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। इन्होंने 2007 में अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। अगले वर्ष पहला टेस्ट मैच खेला उन्होंने। दिसंबर 2010 से सितंबर 2011 के बीच राष्ट्रीय टीम के ये उप कप्तान भी थे। इसका जो व्याख्या है, फरवरी 2021 में बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज तो बन ही गए हैं। इसके अलावा किसी एक देश के लिए तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज भी बन गए हैं।